अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का राब्ता हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव ने टेलीफोन पे बात की है। क्या मामला डिस्कस हुए, उस हवाले से कुछ तफसील है वो आपसे शेयर करूंगा। कल क्या इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात के लिए किस किस का नाम दिया गया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर जो है ना वो फैसलाबाद से आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। वो क्या खबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भारत के एक साबिक जर्नल ने कुछ बातें कही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक टीवी इंटरव्यू या एक व्लॉग का वो कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, उसमें डिस्कशन के दौरान उन्होंने कुछ चीजें शेयर की हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले सबसे जो बड़ी खबर है वो डीजीएमओस का राब्ता है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने और भारत के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं टेलीफोन के ऊपर राब्ता किया है। और ये पहला राउंड हुआ है बुनियादी तौर पे गुफ्तगू का, जिसमें मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिस्कशन हुई है और एक चीज के ऊपर रजामंदी जाहिर की गई है कि जंग बंदी जारी रखी जाएगी, दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं की जाएगी। भारतीय मीडिया ज्यादा खबरें रिपोर्ट कर रहा है। अब डीजीएमओस के दरमियान क्या बातचीत हुई है वो आम सहाफी को तो उस तरह नहीं पता चलेगा, लेकिन भारतीय मीडिया को बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। और जो चीजें भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वो सारी मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तफसीलात तो तभी सामने आती हैं या तो इधर से पाकिस्तान के डीजीएमओ साहब या उनके डीजीएमओ साहब बैठ के कोई खुद व्लॉग बना देते या फिर हमारे डीजीआईएसपीआर साहब कोई चीज शेयर करते तो हमें पता चलता। लेकिन भारत में आपको पता है खबर नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा उनको हाथ पकड़ाएं, बाकी खबर वो बना लेते हैं। तो उधर तो वो बहुत सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ चीजें यहाँ पे तस्दीक हुई, जो मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, उसके मुताबिक दोनों के दरमियान जो फायरबंदी है वो उसको जारी रखने के ऊपर, बरकरार रखने के ऊपर एक तरह से रजामंदी जाहिर की गई है। उसके साथ साथ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई और उनके पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन के ऊपर यह राब्ता हुआ है। इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन वैसे ही होती है और अक्सर इनके आपस में राब्ते होते रहते हैं। माजी में तो हमारे डीजीएमओस की वाघा बॉर्डर के ऊपर एक दफा मीटिंग भी हुई थी, जब उस तरफ गालिबन इस तरफ जनरल रियाज, अगर मुझे उनका पूरा नाम सही याद है, और उस वक्त उस तरफ जनरल विनोद भाटिया साहब होते थे और उनकी उधर मुलाकात हुई थी। तो ये राब्ता रहता है। राब्ता इसलिए रहता है कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। उधर से अगर कोई एक मिसाइल आ जाए, इधर से कोई एक मिसाइल आ जाए, तो किसी को यह नहीं पता कि उधर से जो चीज फायर की गई है उसके अंदर क्या कोई जोहरी मवाद है, या इधर से कोई चीज फायर की गई है उसके अंदर कोई जोहरी मवाद है। इसलिए कि इतना टाइम तो नहीं है। रूस तो अमेरिका पे जब हमला करेगा या चीन या अमेरिका एक दूसरे को निशाना बनाएंगे, उसमें टाइम होगा। वो जो है मिसाइल चल के जाएगा, ट्रेवल कर रहा होगा, उसको गिराया जा सकता है। यहाँ पे इतनी लग्जरी नहीं है, बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर है, तो किसी भी गलतफहमी के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से दोनों जो डीजीएमओज हैं उनके दरमियान हॉटलाइन होती है और अक्सर राब्ता होता रहता है। और अब उसी हॉटलाइन के ऊपर ये मुज़ाकरात हुए हैं, ये बातचीत हुई है। बातचीत का आप इसको पहला राउंड भी कह सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतल्लिक अहम अमूर पर भी गौर किया गया और उसके साथ साथ जनाब दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी और शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस चीज के ऊपर भी इतफाक किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज कबल होने वाली जंगबंदी के बाद ये डीजीएमओस का पहला राब्ता था। तो ये बेसिक चीजें हैं जो उनके बीच में बातचीत हुई है। बाकी भारतीय मीडिया और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। बाकी बहुत सारे व्लॉगर शाम को थोड़ी देर के बाद व्लॉग्स वगैरह बना के आपके साथ भी बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। वो ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो जो डीजीएमओज हैं इन्हीं भारतीय सहाफियों के थ्रू या कुछ दीगर लोगों के थ्रू बातचीत कर रहे थे और उनके पास तमाम तफसीलात हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है, बेसिक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि दोनों ममालिक ने फायरबंदी को जारी रखने के ऊपर रजामंदी का इजहार किया। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, जो तहफुजात पाकिस्तान के थे, जो तहफुजात भारत के थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बड़ा जो इशू होता है वो न्यूक्लियर मूवमेंट का होता है, न्यूक्लियर मिसाइलों का होता है, कि ये ना हो कि उधर से कोई हमला हो जाए या इधर से कोई हमला हो जाए। तो यकीनन ये सारी चीजें भी उन्होंने डिस्कस की होंगी ताकि किसी किस्म की कोई गलत फहमी ना पैदा हो और गलत फहमी के नतीजे में कोई बड़ी बात ना हो जाए, कोई बड़ा सानिया या कोई बड़ा वाकया ना हो जाए। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, ये मेरा ही ट्वीट है, मैंने ट्वीट किया हुआ है और ये वीडियो आप जाके उस ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने शेयर की है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीआर शंकर साहब जो हैं
वो एक कहीं पे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं और इसमें दीगर सीनियर अफसरान भी हैं भारतीय आर्मी के और एक बड़ा प्रेस्टिजियस किस्म का पैनल वहां पे बैठा हुआ है और जनरल शंकर जो है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सीनियर आर्मी अफसर हैं, तो इनकी बात को आप जो है लाइटली नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा, ये जनरल शंकर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे पाकिस्तानियों के बजाय मैं चाइनीज से लड़ने को तरजीह दूंगा क्योंकि पाकिस्तानी लड़ने में तेज हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा पाकिस्तानीज गुड एट फाइटिंग, पाकिस्तानी जो है दे आर गुड एट फाइटिंग, वो लड़ने में तेज हैं। यहाँ पे चाइनीज इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान ने यूज किया, लेकिन मुझे ये लगता है, ये जनरल साहब ने फरमाया कि मुझे ये लगता है कि जो ये इक्विपमेंट चाइनीज भी ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पाकिस्तानी लड़ने में तेज हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी साफी नहीं कह रहा, ये इंडिया के अपने जनरल साहब कह रहे हैं। तो इस क्लिप को जाके आप मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ये सामने आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, एक और जो भारतीय एयरफोर्स के वहां पे नुमाइंदा थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की, उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने नहीं, हम तो वहां पे दहशतगर्दों को हमने निशाना बनाया और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी आर्मी इसमें कूद पड़ी। अब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये किस जगह पे रहते हैं? मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि जब इन्होंने हमला किया, पहला जब मिसाइल मारे पाकिस्तान के ऊपर, साथ ही प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि हमने तो पाकिस्तान की किसी भी फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। भाई अगर आपने पाकिस्तानी फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे, तो आप क्या समझते हैं कि आगे से जो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा? ये आई डोंट नो, ये कौन सी वो इंटाइटलमेंट है कि जी हम जो मर्जी करते रहेंगे, आगे से कोई जवाब नहीं आएगा। तो जवाब तो आया। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप था जो मैंने शेयर किया अपने ट्विटर के ऊपर, आपकी नजर से गुजरा होगा, अगर नहीं गुजरा तो आप वहां पे जाके इसको देख भी सकते हैं। बाकी मोदी साहब के हवाले से वहां पे कहा जा रहा है कि भाई सरेंडर करें, आप नरेंद्र हैं या सरेंडर मोदी हैं। वहां पे बाकायदा कांग्रेस वाले उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, दीगर अहम शख्सियात के इस्तीफे मांग रहे हैं और मोदी साहब के ऊपर ये जो सारी एपिसोड है, ये जो उन्होंने जिसे कहते हैं शानागिरी करने की कोशिश की थी, वो उनके गले में पड़ गई और काफी ज्यादा उनके ऊपर वहां पे तनकीद हो रही है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन हुआ, वो जनाब इसहाक डार साहब ने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ की गाइडेंस के तहत ही भारत के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। जी हाँ जी। अब मुझे नहीं पता किस हद तक गाइडेंस थी, मियां साहब ने क्या कोई बताया कि एक मिसाइल उधर मारो, एक मिसाइल उधर मारो, एक मिसाइल मारने लगे तो मियां साहब ने कहा नहीं नहीं, इसको रोको, इस वाले मिसाइल को इधर रोको, इसको उधर मारो, ये वाला पायलट ये जहाज उड़ाएगा, ये फ्रंट सीट पे बैठेगा, ये बैक सीट पे बैठेगा, ठीक है, कौन सा जहाज पहले उड़ेगा। अब मुझे टोटल गाइडेंस का नहीं पता, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा है कि मियां साहब की गाइडेंस के अंडर ये ऑपरेशन हुआ है और मियां साहब ने एक तरह से, और एन मुमकिन है, आई डोंट, मेरे पास कोई खबर नहीं है, पर एन मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद पता चले कि एक आधे जहाज में तो मियां साहब खुद भी बैठे हुए थे और लड़कों से बम मरवा रहे थे। हाँ, इस पे भी मारो, इस पे भी मारो, इधर भी मारो, नहीं इधर ना मारना, हाँ उधर थोड़ा सा आगे करके। तो ये हो सकता है कि बाद में पता चले कि वो खुद भी किसी जहाज में थे, लेकिन ये खबर नहीं है, मेरा एक तज्जिया है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं। अगर अपनी गाइडेंस में वो ऑपरेशन करवा रहे थे तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो मिसाइलों वाले लड़कों को बता रहे हो कि छोटा मिसाइल पहले मारना है, बड़ा मिसाइल इस तरह मारना है, और ये सारे इस तरह की चीजें हों। तो ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट खबर है कि मियां साहब की गाइडेंस में ये सारा ऑपरेशन हुआ। बाकी आपको पता है कि ट्रंप साहब ने सीज फायर करवाया और ट्रंप आप बरमला इस चीज का क्रेडिट भी ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने एटमी जंग रोकी है, अगर मैं ना बीच में आता तो एटमी जंग शुरू हो जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दोनों ममालिक को कहा हम आपके साथ तजारत करेंगे, भारत के साथ भी हम कोई डील नेगोशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी हमने ये कहा है, और मैंने इनको कहा कि अगर ये जंग हुई तो बड़ा मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ लोग मर सकते थे अगर खुदा न खास्ता ये जंग आगे बढ़ती। तो ट्रंप साहब ने इस हवाले से एक जगह पे बात करते हुए मीडिया से बाकायदा तौर पे इसका क्रेडिट भी लिया है और खुल के कहा है कि जनाब मैंने इस जंग को रोकने में अहम किरदार अदा किया। वो जो फैसलाबाद से एक बहुत बड़ी खबर है वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जनाब वजीर आजम साहब के कोऑर्डिनेटर है इख्तियार वली साहब, उन्होंने आरिफ अलवी साहब की ट्वीट के ऊपर एक कोट ट्वीट की हुई है। आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट की थी कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ हैज एम्बेरेस्ड शहादत एट PAF एयरबेस। अल्लाह ने इस शहीद को ताक़यामत जिंदगी अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरिफ अलवी साहब ने ये ट्वीट की थी, तो उसके ऊपर इख्तियार वली साहब ने ट्वीट की थी, आरिफ अलवी तुम इस उम्र में कितने जलील इंसान हो, जिस शहीद का जिक्र पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने नहीं किया, तुमने बहैसियत साबिक सदर पाकिस्तान वो बकवास कर दी, क्यों ना तुम पर सीक्रेट एक्ट लगाया जाए। तुम इस जंग में मीर जाफिर साबित हुए हो, लानत तेरी सियासत और सदारत पर। अब ये खबर तो बाद में मीडिया में भी आई,
बुलारी एयरबेस मिसाइल हमला, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की शहादत। ये खबर बाद में आई, ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया और स्क्वाड्रन लीडर साहब ने शहादत उनको नसीब हुई और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। तो उसको अगर आरिफ अलवी साहब ने रिपोर्ट किया है तो कौन सा ऐसा इशू है कि उसके ऊपर सीक्रेट एक्ट लग जाए। जो शहीद हैं वो तो हमारे सर का झूमर हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। तो आई डोंट नो इसमें अख्तियार वली साहब ने इतना बुरा क्यों बनाया। अच्छा, भारत के साथ जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें वजीर दिफा ने कहा है कि 3 अहम नुकात पे बात होगी। अगर भारत के साथ बात हुई, उसमें दहशतगर्दी है, उसमें पानी का मसला है और उसके साथ साथ कश्मीर इशू है। इसके अलावा तो और कोई ऐसे इशू है नहीं है जिन पे बात हो। ये हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और मेन इशू जो है वो कश्मीर का इशू है। अब भारत के साथ कब बराह रास्त बात होती है? सदर ट्रंप ने भी कहा कि दोनों ममालिक की बात होनी चाहिए। दीगर इशारे भी इस तरह के मिल रहे हैं कि जी दोनों ममालिक को टेबल पे बैठाया जाए, दोनों ममालिक की बातचीत करवाई जाए। क्या ये हो सकेगा, कब होगा, फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन यकीनन राब्ते तो हो रहे हैं और फायरबंदी भी उसकी जानिब एक अहम कदम साबित हो सकता है। अच्छा, एक और चीज आपने देखी होगी कि भारतीय मीडिया मुसलसल खबरें देता रहा, उल्टी सीधे खबरें देता रहा और यहाँ पे भी कुछ दानिशवर कुछ लोग बैठ के कहते हैं जी प्रोपेगेंडा होता है। जब आप एक झूठ बार बार बोलते रहें तो लोग उसको सच मान लेते हैं। आप झूठ को दोबारा बोलें, प्रोपेगेंडा इस तरह किया जाता है, ये सियासी जमात ऐसे करती है, वो ऐसे करता है। अब मैंने आपसे कितनी दफा पहले भी इस हवाले से तफसीलात शेयर की और अर्ज किया है कि ये वो लोग हैं जो आज से 40-50 साल पीछे रह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो चुके हैं। आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आप ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, आप फिर जलील होते हैं। जैसे भारतीय मीडिया जो है इस वक्त हो रहा है और जिस तरह के लोग क्वेश्चंस उनके ऊपर उठा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आज के दौर में आप सुबह से शाम तक एक झूठ बोलते रहें और शाम तक सारी दुनिया मान लेगी। यहां पे हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद होता है। आप आज से 4 दिन पहले किसको क्या कह रहे हैं, आज से 8 दिन पहले आप किसको क्या कह रहे थे, अगर 2 दिन के बाद आप कुछ और कहेंगे, या आज से 8 साल पहले आप किसी को क्या कह रहे थे, 8 साल बाद क्या कह रहे हैं, इन सारी चीजों का डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है। वो जो मिसालें दी जाती है ना, दूसरी जंग अजीम में जो जर्मनी का वो हुक्मरान था, उसने बाकायदा एक वजीर रखा हुआ था प्रोपेगेंडा वाला, वो प्रोपेगेंडा करता था। ये जो है इंतहाई फजूल बात है। आप आजकल के दौर में वैसे नहीं कर सकते। हाँ, सटल चीजें इधर उधर हो सकती हैं। सुबह से शाम तक मसलसल झूठ बोल के आप बयानियां नहीं बना सकते। आप मीडिया के जरिए कोई बयानियां नहीं बना सकते। आप देख लें, भारतीय मीडिया सुबह से शाम तक उसने पाकिस्तान के ऊपर कितनी दफा कब्जा करवाया। अब उनके साथ उल्टी जो है वो उधर वो हो रही है कि उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट आपको नजर आ जाता है। अब आप देख लें, पाकिस्तान की मिसाल भी हमारे सामने है। जो इलेक्शन से पहले सारे मीडिया के ऊपर कोई कवरेज मिली इमरान खान साहब को? मेजॉरिटी कवरेज जो है वो उनकी एंटी थी। सुबह से शाम तक चलाया जाता था कि ये मुल्क दुश्मन है, इन्होंने 9 मई भी कर दिया, इन्होंने ये भी कर दिया, इन्होंने वो भी कर दिया। सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, हुकूमती शख्सियात लाइन दर लाइन लग के सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करती थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा आपके सामने है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स हर चीज के मौजूद है। कौन क्या करता रहा, अगर कोई जो है वो इमरान खान साहब की कोई तकरीर मौजूद है तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी माजी की तकरीर मौजूद है। अगर कोई मोजिज शख्सियत जो है वो उमर अयूब साहब पे इल्जामात लगा रही है तो वो सोशल मीडिया पे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तकरीरें मौजूद हैं। ऐसी ऐसी तकरीरें मौजूद है। हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट है। ये वो बुनियादी फर्क है जो जिसने प्रोपेगेंडा की जो सलाहियत है उसको काफी हद तक खत्म कर दिया है। अब आप उसको सटल तरीके से करते हैं। अगर आप उस तरीके से प्रोपेगेंडा करें जिस तरह माजी में होता था तो आप खुद जलील होते हैं, आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सुबह से शाम तक हम झूठ बोलते रहेंगे तो हमारी कोई बात मान लेगा और उनको यकीन आ जाएगा जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस डिजिटल दौर में आप जो मर्जी कर लें। और आप पूछें जो है भारतीय मीडिया से कि वो किस किस्म की बातें करते रहे और उसका फिर क्या नतीजा निकला, क्या वो कामयाब हुए या नहीं हुए, वो पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब की कल मुलाकात होनी है, लिस्ट आ गई है और लिस्ट में नाम दिए गए हैं कि किस किस मोजिज शख्सियत को कहा गया है कि वो इमरान खान साहब से कल मिल सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को देखें, इसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब का नाम है, सलमान सफदर साहब का नाम है, नियाजुल्लाह नियाजी साहब का नाम है, नईम हैदर पंजोथा साहब का नाम है, अली बुखारी साहब का नाम है,
उसके साथ साथ जहीर अब्बास साहब का नाम है। अब देखते हैं जनाब इमरान खान साहब की कल इनमें से किससे मुलाकात होती है या मुलाकात नहीं होती। इस सारी एपिसोड के दौरान तो इमरान खान साहब की मुलाकातें उस तरह नहीं खुली और मुलाकातों के ऊपर एक तरह से पाबंदी ही रही और कुछ लोगों की मुलाकात हो सकी, कुछ की मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कल मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि जिस दिन हम सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि इमरान खान को बाहर निकालना है और इमरान खान के लिए इकट्ठे होकर निकलना है तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब बुनियादी तौर पे जो सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं, अलीमा खान साहिबा कहती हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इस सारे प्रोसेस के थ्रू हुकूमत से बातचीत करके इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। इंडिया से जंग भी छिड़ गई, उस वक्त भी ये बहनों को नहीं मिलने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिलने दिया, तो ये तो इनको सूट ही नहीं करता पॉलिटिकली इस हुकूमत को। तो ये कभी भी इमरान खान साहब को ना रिहा करेंगे, ना जो अब हालात हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद उधर कहीं से इमरान खान साहब को कोई कानूनी रिलीफ मिलने की भी ज्यादा तवक्को नहीं है। तो इमरान खान साहब तभी रिहा होंगे जब कोई एहतजाज किया जाएगा, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये फैसला हम सब ने मिलकर खुद करना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने की भी बात कर रही है और जो जुनैद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप से अलहदा होने की बात की जा रही है, उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उनको कहा गया है कि आप एहतजाज के ऊपर, आप तहरीक के ऊपर तवज्जो दें और एक बड़ा एहतजाज लीड करें। खैबर पख्तूनख्वा से ये एहतजाज शुरू हो, वहीं पे पहले हो, उसके बाद मुल्क के दीगर हिस्सों में फैले। तो अब देखते हैं कि जनाब ये एहतजाज कब तक होता है, कब तक नहीं होता। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कल अगेन दोबारा नाम दे दिए गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अब इनमें से किस किस की मुलाकात होती है वो कल पता चलेगा, चीजें क्लियर होंगी। क्या ये स्मूथली सबकी मुलाकात हो जाएगी? आई डाउट इट। मुझे नहीं लगता कि इतनी स्मूथली जो है ये मुलाकात हो सकेगी इनकी कल भी। लेकिन एनीवे अभी कहना कबलस वक्त होगा, कल तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका और चीन ने जो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए थे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं ये शेयर करना चाहता हूं। अब उन्होंने 115% टैरिफ एक दूसरे पे कम कर दिए हैं। अब जो चीनी मसनूआत हैं उन पर अमेरिका में 30% टैरिफ लगेगा और अमेरिकी मसनूआत के ऊपर चीन में 10% जो है वो टैरिफ लगेगा। तो काफी हद तक उन्होंने अपने टैरिफ कम कर दिए 90 दिन के लिए। इसको वो नेगोशिएट कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे ये चीजें किस हद तक सेटल होती हैं। आखिर में वो जो बड़ी खबर मैंने आपसे शेयर करनी थी वो फैसलाबाद से, लिटरली मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे उधर से वो लिख के भेजा और उन्होंने कहा कि भाई आप इसका जिक्र करें और बड़ा उन्होंने वॉइस नोट भी मुझे दिया कि जी इस चीज का आप जिक्र करें, फैसलाबाद के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, सारे ये जंग शंग जो भी चल रही थी। तो मैंने कहा कि क्या ज्यादती हुई? उनका जी हमने आपको लिख के भेजा, आप जरा देख लें। तो ये सामने देखें जी, ये मैसेज आया मुझे और इस पे उन्होंने कहा जी फैसलाबाद में जंग के दौरान कोई ड्रोन नहीं आया। क्या हम दुश्मन नहीं? फैसलाबाद ये शिकवा कर रहे हैं कि भाई क्या हम आपके दुश्मन नहीं? वो इंडिया वालों से कह रहे हैं कि भाई एक भी ड्रोन आपने नहीं भेजा। वो कहते हैं बच्चे सारा दिन वहां पे इंतजार करते रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हमारी जो है नाक में दम किया हुआ है कि अब्बू ना कोई मिसाइल आया, ना कोई ड्रोन आया, हम पीछे भागते। जिस तरीके से अवाम मिसाइलों को, ड्रोनों को पकड़ती रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब तो आलमी सतह के ऊपर दुनिया भर का मीडिया भी हैरान है, दुनिया भर के लोग भी हैरान है, इवन कि इंडिया के लोग भी हैरान है कि ये किया गया है पाकिस्तानियों ने ड्रोन्स के साथ, दीगर चीजों के साथ। तो अब फैसलाबाद वालों ने बाकायदा जनाब ये गिला शिकवा किया है कि जनाब फैसलाबाद में कोई ड्रोन नहीं आया। उस दिन मैं देख रहा था कोई बंदा कह रहा था जी वो हमारी फुप्पो नाराज हो गई है, वो ये कह रही है कि आपने हमें जंग का बताया ही नहीं कि हाँ कि जंग लग गई है। तो इस किस्म की बातें आप पाकिस्तानी जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था और पाकिस्तान को डराना था और भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि वहां पे अफरा तफरी फैली हुई है और लोगों की बुरी हालत है, लोगों की इधर क्या हालत है, मेरे ख्याल में इस मैसेज से, इस चीज से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।